उन्होंने ऑर्डर पास किया कलेक्टर को कि आप जाइए और ये 83 लोग को अपने घर से डिस्पोजेस कर दीजिए। वक्फ एक्ट इसके लिए बनाया गया, गरीब मुसलमानों को, मर्दों को, बच्चियों को, बूढ़ों को आप घर से निकाल के रास्ते पे लगाओगे। उनमें से भाई आपको मुबारक हो, मुझको मुबारक हो, उसमें फूल निकल आए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो वक्फ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब तक 7 पिटीशन पड़ चुकी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया है कि पूरे भारत में सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा। इस खबर को बाद में कोलकाता के जो टीचर्स का जो मैंने वीडियो बनाया था, एसएससी घोटाला हुआ था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 25,000 नौकरियां रद्द कर दी हैं। इस वफ्द की खबर को कांग्रेस की नजर करते हुए उस खबर से जोड़ूंगा, लेकिन छोटे से वीडियो के आखिर में पहले मुंबई की खबर सुन लीजिए, जो आज का थंबनेल भी है कि किस तरीके से वफ्द मस्जिदों को हड़प रहा है और मुसलमानों को बेघर कर रहा है। अब मुझे कोसने वाले, मुझे गाली देने वाले कहेंगे कि तू ये कहां से खबरें लेके आता है। मैं कहीं से झूठी खबरें नहीं लेके आता हूं। गूगल तुम लोगों को करने का बड़ा शौक है, गूगल करके देख लेना। तो मुंबई की मीनारा मस्जिद के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, जो मुंबई में रहते हैं सबने सुना होगा। मशहूर मोहम्मद अली रोड पर यह मीनारा मस्जिद है। ये एक ट्रस्ट से बंधी हुई थी, ब्रिटिश इंडिया टाइम से। 146 ईयर ओल्ड ट्रस्ट और वक्फ में मुसलमान की या इस्लाम की नजरिए से आप फर्क समझ लीजिए। वक्फ को तो हम मान के मजहब से नहीं, पर एक रिवायत से जोड़कर चल सकते हैं इस्लामिक थियोलॉजी में। लेकिन ट्रस्ट एक मॉडर्न तरीका है एक चीज को संवारने का, सजोने का और उसको एक जर्नल गुड के काम लाने का। तो वक्फ और ट्रस्ट में यह फर्क होता है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो माना जाता है अल्लाह को डेडिकेट करी गई, और ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रस्टी को डेडिकेट की जाती है, पर लगभग दोनों का उद्देश्य सेम होता है। तो महाराष्ट्र में विशेष तौर से लगभग 55-60 मस्जिदें महाराष्ट्र में नहीं, सॉरी, मुंबई में ट्रस्ट से बंधी हुई हैं, ना कि वक्फ से बंधी हुई हैं। और ये सारे ट्रस्ट ब्रिटिश इंडिया टाइम के हैं। तो इसी में आती है मुंबई की मशहूर मीनारा मस्जिद। मीनारा मस्जिद के ही कंपाउंड में 83 फैमिलीज, जिसमें अधिकतर मुस्लिम फैमिलीज थीं, और बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे गेटोज हैं। 80 स्क्वायर फीट से 120 स्क्वायर फीट का एक कमरे का, एक यहाँ पर एक मकान कह लें या एक कमरा रह लें, बोल दें, जिसमें 6-6, 7-7 लोग रहते हैं। रिपोर्ट जब मैं देख रहा था तो एक आदमी बता रहा था, बात करने का तरीका होता है कि जब हम सोते हैं तो दरवाजे खोल के सोना पड़ता है, ताकि किस कारण से कि हमारे पांव दरवाजे के बाहर निकल आते हैं। तो ये जो 83 फैमिलीज हैं, ये लगभग इसमें सारी मुस्लिम फैमिलीज हैं। एक इसके बाद एक स्कीम आई, म्हाडा स्कीम, MHAD। ये म्हाडा स्कीम मुंबई सरकार लेके आई, जिसमें गेटोस को, जिसमें झुग्गी झोपड़ीज को, जिसमें स्लम्स को डेवलप किया जा रहा था। अगर वो किसी प्राइम लोकेशन पर थे, वो एरिया उनसे लिया जा रहा था, उसको डेवलप किया जा रहा था, और उन लोगों को एक अच्छी एमिनिटीज के साथ, अच्छे रखरखाव के साथ, अच्छी सड़क, पानी, बिजली की सुविधा के साथ, सैनिटरी सुविधा के साथ, उन लोगों को पास में या आसपास उन लोगों को एक बड़ा मकान दिया जा रहा था। ये स्कीम है। तो इस स्कीम में इस ट्रस्ट ने अपने 83 जो टेनेंट्स थे उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कि ना हम आपको कुछ नगद देंगे, ना आप हमें कुछ नगद देंगे, और इस जगह को फिर हम अपने हिसाब से डेवलप करेंगे, और आपको हम एक बड़ा घर 300 से 400 स्क्वायर फीट का दे देंगे। भाई, जहां उन गलियों में डिलैपिडेटेड, जिसको माना जाता है कि बरसातों में आपने देखा होगा मानसून में मुंबई में कितनी बिल्डिंग गिरने की खबर आती है, वो इन्हीं गेटोस की वजह से आती है। और इसमें कंसेंट सर्टिफिकेट लेना होता है, बिकॉज ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन लोगों ने, इस ट्रस्ट के लोगों ने, एक वहां पे कंसेंट सर्टिफिकेट भी ले लिया और सारी अपनी औपचारिकताएं फॉलो कर दी। इसके बाद वक्फ को जो ये बात पता चलती है, तो वक्फ रेट्रोस्पेक्ट में डिक्लेयर कर देता है कि 2007 में ये प्रॉपर्टी जो थी, ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हो गई थी और ये हमारी प्रॉपर्टी है।
और कलेक्टर को चिट्ठी लिख देता है कि इस प्रॉपर्टी को खाली कराया जाए। और वक्फ एक्ट का सेक्शन 52A जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा ये चेक कर लूं कि कौन से सेक्शन में ये चीज है। तो सेक्शन 52A ये कहता है कि आप वक्फ की किसी प्रॉपर्टी को बेच नहीं कर सकते या उसके खिलाफ उसके लिए बार्टर नहीं कर सकते, यानी ये लेके तुम ये हमें प्रॉपर्टी दे दो, वो वाली प्रॉपर्टी ले लो। तो वक्फ ने कलेक्टर को लिखा और एफआईआर दर्ज कराने के लिए दबाव बनाया इन ट्रस्टीज के अगेंस्ट कि इन्होंने वक्फ एक्ट का सेक्शन 52A का वायलेशन किया है और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी जाए। और 83 मुस्लिम फैमिली जो 80 से 120 स्क्वायर फीट के एक कॉमन वॉशरूम के साथ, कॉमन टॉयलेट के साथ, जो एक कमरे में 5-5, 6-6, 7-7 लोग रह रहे थे, उनको नोटिस इशू करता है कि तुम इस जगह को खाली कर दो और कलेक्टर से गुहार लगाता है कि इस जगह को खाली कराया जाए। ट्रस्ट हाई कोर्ट जाता है, वहां ट्रस्ट जीत जाता है, तो फिर वक्फ सुप्रीम कोर्ट जाता है, रिवीजन में, अपील में नहीं जा सकते, और वहां पर अभी भी ये मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस तरह से साथियों, ये वो चीज है जिसके बारे में बहुत से सुलझे हुए दिमाग के लोग बोल रहे हैं, जिनको कुछ उस परमेश्वर ने, उस ताकत ने, उस अल्लाह ने कुछ इल्म और कुछ कॉमन सेंस दिया है। ये है वो वक्फ की गुंडागर्दी जो लोग कहते हैं कहां की वक्फ ने गुंडागर्दी। अब मुझे गाली देने वालों और इस बात पे यकीन ना करने वालों, जाओ और जाकर देख लो, ढूंढ लो कि ये कहां मिलेगा। सिर्फ इतना डालना है, मिनारा मस्जिद लिटिगेशन वक्फ वर्सेस ट्रस्ट, सिर्फ इतना डालो, तुम्हें मिल जाएगा कि किस तरीके से एक भूमाफिया की तरह, एक एक्सटॉर्शनिस्ट की तरह वक्फ ना सिर्फ गैर मुस्लिमों से पर ज्यादातर मुसलमानों से किस तरह से दबंगई करता है और दादागिरी करता है। और ट्रस्ट पे आरोप लगाया कि आपने इन सब लोगों से मिलाकर इस महाडा स्कीम में आने के लिए 2.5 करोड़ रुपया नगद लिया है। ये आरोप भी उस एफआईआर में लिखाया गया। एफआईआर लेकिन हुई नहीं क्योंकि आदेश मिला नहीं। अब ये तो एक ट्रस्ट था, ये भी खाते पीते लोग थे, इनका भी कोई वर्चस्व था, तो ये लड़ लिए। अगर ये ट्रस्ट ना होता, कोई गरीब मुसलमान कोई ऐसी आपस में मिलकर मस्जिद चला रहे होते जिसमें एक हाता होता, तो क्या ये मस्जिद और ये हाता वक्फ से बच पाता? जवाब है उस तुष्टीकरण के दौर में जहां पे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला एक अकेला परचम माना जाता था और वक्फ बोर्ड को एक सेक्युलरिज्म का प्रतीक माना जाता था। क्या एक गरीब मुसलमान या कोई मुसलमान जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसके पास पुरानी कोई पुश्तैनी जमीन हो, या हो भी तो वो कमजोर हो, उसे डरा के, उसे धमका के, सस्ते दाम दे के कि देखो हम वक्फ की डिक्लेयर कर देंगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, 1 करोड़ की चीज है, 10 लाख रुपए रखो, खुश रहो, साथ में तुम्हारी जन्नत में भी जगह मिलेगी, तुम इस्लाम के काम आओगे, तुम कौम के काम आओगे, तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं तुम्हें हश्र के दिन तुम्हारे हाथ चूमेंगे कि तुमने कितना अच्छा काम किया था कौम के लिए। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कहीं पे इस्लाम है, कहीं पे जनसेवा है, कहीं पे जबरदस्ती है, कहीं पे कानून का डर है। कितनी जमीनें वक्फ ने हड़प ली होंगी। अब यही जमीन मान लीजिए ट्रस्ट ना लड़ा होता, डर गया होता, घबरा गया होता, और इन्होंने हाई कोर्ट में बोला कि 2007 में ये प्रॉपर्टी, मतलब ट्रस्टीज को पता ही नहीं और इनकी प्रॉपर्टी वक्फ के रजिस्टर में चढ़ गई। अगर आज के नए एक्ट के हिसाब से कोई इनसे मांगेगा कि भैया ये मस्जिद किसकी जमीन पर बनी है, किसने बनवाई है, तुम्हें किसने दी है, तो ये कहने लगेंगे मोदी कौम का, इस्लाम का और मुसलमानों का दुश्मन है और रिजवान जैसे लोग उसके एजेंट हैं। ये तो हो गया एक बेशर्मी का किस्सा। दूसरा वक्त से जोड़ के बेशर्मी का किस्सा बना दूं किसी तीसरी चीज के साथ जोड़कर। कल आप लोगों ने वीडियो देखा था तो एसएससी स्कैम है। अब एसएससी स्कैम में ये हो रहा है कि भैया है दीदी बहुत खिलाड़ी, वो सबका जमावड़ा कर रही है कि सारे जितने भी टीचर नौकरी से निकाले गए हैं आप लोग स्टेडियम में जमा होइए और वहां पर आगे की रणनीति तय करी जाएगी। यानी
खुद जिसकी ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी दीदी डांट रही है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और सेंटर को कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया। अब इससे पहले 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आके लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी लल्ला से मिला, ठीक मिला, और उन्होंने कहा कि आप हमेशा इस तरह के स्कैम की, अनएम्प्लॉयमेंट की, युवाओं की आवाज उठाते हैं, तो आप हमारी भी आवाज उठाइए। तो पता है लल्ला ने क्या कहा, हम आपकी पूरी मदद कानूनी नजरिए से करेंगे, हम आपकी पूरी नजर कानूनी नजरिए से करेंगे, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंच गया है, अब सड़कों पर प्रोटेस्ट करने का कोई लाभ नहीं है। मामला कोर्ट में पहुंच गया है, अब सड़कों पर प्रोटेस्ट करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन जब सीए का मामला कोर्ट में पहुंचा था तो सड़कों पर प्रोटेस्ट करने का लाभ था। जब किसानों का मामला कोर्ट में पहुंचा था तो सड़कों पर प्रोटेस्ट करने का लाभ था। लेकिन अब टूटी फूटी इंडिया अलायंस को थोड़ा बहुत इज्जत और सम्मान बचाने के लिए या अपना दोगला चेहरा दिखाने के लिए साहब युवाओं को ज्ञान दे रहे हैं कि जब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं होता, हम कोर्ट में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। चीज आप लोगों ने नोटिस नहीं करी होगी, वो छोटी छोटी चीजें मैं पकड़ लेता हूं। जो 5 लोग राहुल गांधी से मिलने गए थे, जिनको नौकरी से निकाला गया है, उन 5 में एक तो आप देख रहे हैं शेख साहब थे, एक मोहम्मद गौस साहब थे और एक हुमायूं फिरोज साहब थे। यानी प्रतिनिधि मंडल भी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बना था कि शेख साहब को, मोहम्मद गौस साहब को और हुमायूं फिरोज साहब को देखकर शायद राहुल गांधी जी की रगों में जो लहू की रवानगी होगी वो थोड़ी तेज हो जाएगी और इनको लगेगा कि हाँ भाई ये बड़ा बढ़िया मौका है। लेकिन राहुल गांधी जी ममता दीदी के आगे यहाँ पर मजबूर हो गए। उनको वो बात भी समझ में आ गई, जब मामला कोर्ट पहुंच जाता है, कोर्ट संज्ञान ले लेता है, तो फिर प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं होता। और इन 3 मुसलमानों को, जिनको स्ट्रैटेजिकली आगे भेजा गया था, 5 में से 3, इनको भी ये बात समझ में आ गई कि राहुल गांधी युवाओं की, मुसलमानों की फिक्र करता है, लेकिन राजनीति से ऊपर करके थोड़ी कर देगा, हैं, उसके नीचे रहेगी तुम्हारी इज्जत, राजनीति के ऊपर कभी नहीं जाओगे तुम। इसका जो त्याग है और वो तपस्या है वो किस किस्म का है वो सब जानते हैं। तो 2 स्कैम आपके सामने आज मैं लेके आया हूं। एक तो वफ बतौर मुसलमान, बतौर मीनारा मस्जिद जो बड़ी मशहूर मस्जिद है, बतौर उसके ट्रस्ट और उसके मुतवल्ली किस तरह से वफ एक भूमाफिया का किरदार प्ले करता है, पहला स्कैम। और दूसरा स्कैम कि त्याग और तपस्या युवाओं के, स्कैम के, मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी तो है, लेकिन इंडिया अलायंस जब सामने आ जाए टूटा फूटा, तब वो जब सामने आ जाएगा तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुप हो जाएंगे और ज्ञान बांटने लगेंगे। बंगल को भाई श्री बजरंगगढ़ी पहुंचिए, प्लीज पहुंचिए, वहां पर भजन कीर्तन का 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। इस हिसाब से लखनऊ से चलिए कि आप वहां 5:30 बजे पहुंचे, यानी पलेशियो अगर आप 5 बजे पहुंच जाएंगे अपने घर से निकलकर, तो आधे घंटे में आप श्री बजरंगगढ़ी पहुंच जाएंगे। और बजरंगगढ़ी में जो अन्य श्रद्धालुओं ने उस दिन बजरंगबली के जीर्णोद्धार के दिन जो अलग अलग फूल और छोटे बड़े वृक्ष सब लगे थे, सैंपलिंग लगी थी, उनमें से भाई आपको मुबारक हो, मुझको मुबारक हो, उसमें फूल निकल आए हैं, कलियां निकल आई हैं, फूल निकल आए हैं। आई एम सो हैप्पी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो कल बजरंगगढ़ी पर संभवतः आप लोगों से जो लखनऊ के लोग हैं मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।